नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की एसटी विद श्लोक में। दोस्तों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि आज से हमारे प्लेटफॉर्म पे भूगोल की स्पेशल सीरीज़ प्रारंभ हो रही है, जिसमें आपको भूगोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि हम बात करें भूगोल से रिलेटेड कि आपका सौर मंडल है, सौर परिवार है, उपग्रह, ग्रह, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको जैव विविधता, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत के प्रमुख पठार और पर्वत श्रृंखला, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको वो भारत के भूगोल के अंतर्गत इस चैनल पे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध की जाएंगी। आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने भूगोल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। देखिए, ये सीरीज़ आज से इस चैनल पे प्रारंभ हो रही है। अगर हम यहाँ से बात करें जो हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड के अलावा अगर हम बात करेंगे सौर परिवार, सौर परिवार में ही आपके प्रमुख ग्रह, उपग्रह, इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी होंगे प्रमुख तारे, तारे कौन कौन से होते हैं, और तारों के साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से जब ब्रह्मांड की हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो, और लास्ट में सबसे आपके लास्ट में जो चीज़ें बताएंगे ग्रह उपग्रह के साथ में आपको प्रमुख तारे जो होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब अगर हम इस तरफ बात करते हैं, क्योंकि दो पार्ट में हम लोग अपना भूगोल तैयार करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले भूगोल में भौगोलिक इतिहास, मतलब भारत का भौगोलिक इतिहास, भारत के भौगोलिक इतिहास की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये हमें पढ़ना होगा। इसके बाद पूरा लिखने में नदियाँ, पर्वत, पठार, पर्वत में आपकी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सभी, इसके अलावा भारत की प्रमुख नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, इसके अलावा जैव विविधता, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहीं से बात करते हैं, अगर यहाँ से बात करेंगे दिखेगा ना सभी लोगों को, तो अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से सागर एवं महासागर, इसकी बात करेंगे। अब अगर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे देश में भारत देश आपका होगा, और भारत के अगर देश की बात करेंगे तो उसके प्रमुख राज्य, राज्य के साथ में तट रेखा, आपकी जो तट रेखाएं होती हैं, कौन से राज्य से कौन सी रेखा गुजरती है, उन रेखाओं के बारे में, और समुद्री सीमा। देखिए, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें जो मिस हो रही हैं, अगर कुछ चीज़ें और भी अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है, बट कुछ चीज़ें इसमें जो सेम है वो लगभग आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। जो भी आपका एग्ज़ाम होता है आपका, चाहे वो आपका यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या यूपीपीएससी का पेपर हो या यूपीपीसीएस का पेपर हो, तो उसमें जो भी आपके पेपर होते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में दो सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका एक सेक्शन ये आपका सोलर सिस्टम से है, और दूसरा सिस्टम जो आपका ये है जिसमें आपका पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं। जितनी भी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं वो सभी चीज़ें हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज से हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ये टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे भौगोलिक इतिहास से, तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बड़ी हैं और इन्हें एक पैटर्न में, मतलब एक टॉपिक और एक सिलेबस के हिसाब से हमें तैयार करना होगा।
तो हम इस हिसाब से अगर तैयार करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हम लोग तैयार करेंगे। बट अगर हम बात करें यहाँ से ब्रह्मांड से, तो ये एक छोटा टॉपिक है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में ही आपका सौर परिवार में कौन से ग्रह होते हैं, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है और कौन सा उपग्रह है, तो इन सब की बात जब करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका 2 से 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, तो इसलिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड की, तो आज से जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ब्रह्मांड स्टार्ट करेंगे। और आज से ही हमारी ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, वो हम ब्रह्मांड स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी जाए। और इसके अलावा आपको याद होगा कि जब यूपी स्पेशल की मैं क्लासेस ले रहा था, तो यूपी स्पेशल की जब क्लासेस ले रहा था तो उस समय मैंने आपको नदियां पढ़ाई हुई थी। तो नदियों में जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां थी, क्योंकि वो गंगा नदी तंत्र मैंने आपको साथ में पढ़ाया था, गंगा नदी तंत्र में ही जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं वो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां आती हैं। तो इसलिए मैंने जब वो टॉपिक आपका क्लियर किया था, तो जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था, तो इसी में मैंने आपको जो उत्तर प्रदेश की लगभग प्रमुख रूप से जो यूपी की प्रमुख नदियां हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गंगा से रिलेटेड थी और कहीं ना कहीं गंगा की सहायक नदियों में शामिल थी। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। इसके साथ में आपको मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया था, तो ये चीज़ें आपकी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। जो कुछ चीज़ें आपके भारत के भौगोलिक इतिहास में भी आएंगी। तो बात करते हैं हम यहाँ ब्रह्मांड की। देखिए, जब ब्रह्मांड की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसके बारे में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। सब वैज्ञानिकों का और खगोल शास्त्री जो भी थे, सबका अपना अलग अलग मत था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरीके से हुई, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के ग्रहों के टकराने से हुई, या किस प्रकार से हुई। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से टॉलमी जी की। अगर हम बात करें टॉलमी की, देखिए ब्रह्मांड के बारे में जो सबसे पहले जानकारी आई थी वो आई थी आपकी टॉलमी। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम किसी साइंटिस्ट या किसी के बारे में पढ़ेंगे तो उस साइंटिस्ट का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसके देश की बात करेंगे कि वो कहाँ के थे। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये यूनान या फिर आपके मिस्र। देखिए ये कहीं जो आपका लिखा हुआ आता है, ये कहीं ना कहीं जो है, ये कहीं मिस्र भी लिखा आता है, कहीं यूनान भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टॉलमी की, तो टॉलमी कहाँ के थे, ये आपके यूनानी थे। यूनानी जो है खगोल शास्त्री थे, और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। कब बताया था, तो ये 140, जैसे अभी अगर हम बात करें तो अभी हम लोग 2022 मतलब 2022 की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं। लेकिन ये अपने समय में जब इन्होंने बताया था तो सबसे पहले इन्होंने 140वें वर्ष में, मतलब 140वें वर्ष में इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। मतलब इनके द्वारा ये कहा जाना था कि जैसे देखिए ये है पृथ्वी और ये है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है, मतलब पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। और जो है अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए पृथ्वी इसके केंद्र में स्थित थी और संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी जो है इसका चक्कर लगा रहा है, ये इनके द्वारा बताया गया था। और कुछ लोगों का ये मानना था, अगर हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड, अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाइक या साइकिल के द्वारा या फिर किसी वाहन में यात्रा कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सूर्य हमारा पीछा कर रहा है और सूर्य भी हमारे साथ साथ चल रहा है। मतलब जैसे अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं तो सूर्य भी आपको लगता है कि इस दिशा में चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता वास्तविकता में। सूर्य अपनी जगह स्थिर होता है। लेकिन जब टॉलमी जी ने बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और ब्रह्मांड इसके चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है, मतलब ब्रह्मांड इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो ऐसा माना गया था। तो जब यहां से ये बात आई, बहुत लोगों ने को लगा कि ये चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सही है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम रहते हैं और हम स्थिर हैं और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा भी मैंने उदाहरण आपको बताया कि जैसे हम लोग जब कहीं चलते हैं तो लगता है कि सूर्य चल रहा है साथ में, तो उसको देखते हुए लोगों को ये लगा कि ये चीज बिल्कुल सही है। और ये कहीं ना कहीं जब इनका ये सिद्धांत चला, जब इसके बारे में बात की जा रही थी, तो जब टॉलमी जी ने ये सिद्धांत दिया, तो जब उन्होंने ये बताया तो इसी घटना को याद करिएगा, इसी घटना की अगर हम बात करते हैं तो इसे जियोसेंट्री कहा गया था। जियोसेंट्री इसी घटना को कहा गया था। आपके एग्जाम में सबसे बड़ा जब क्वेश्चन आता है कि जियोसेंट्री घटना क्या हुई थी,
तो जो टॉलमी जी के द्वारा बताया गया था, इसी घटना को ही हम जियोसेंट्री कहते हैं। जियोसेंट्री इसी घटना को बोलते हैं। बहुत ध्यान से करिएगा, अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। मतलब मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो अगर भूगोल की बात करें, जो भूगोल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज को आप समझे तो वो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा तो बहुत सी चीजें आपके बाउंस करेंगी। लेकिन जो मैं ये चीजें हैं वो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड करूंगा, कि कहीं ना कहीं उन चीजों का, उन वर्डों का आपके दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहा होगा, तो वो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो ये चीज आपकी थी टॉलमी की जो परिसंकल्पना थी, कि टॉलमी जी ने जो बताया था कि पृथ्वी जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और ब्रह्मांड उसका चक्कर लगा रहा है। और इसी घटना को आपका कहा गया था जियोसेंट्री। जियोसेंट्री इसी घटना को कहा गया था। और ये मतलब ये जो लगभग चीजें चली थी, ये लगभग 1400 वर्षों तक, कुछ ज्यादा ही छोटा हो रहा है, 1400 वर्षों तक। एक चीज याद रखिएगा, 1400 वर्ष इसलिए बता रहा हूं, ये लगभग में आंकड़े हैं, और 1400 वर्षों तक टॉलमी जी की बात को ही लोगों ने सही माना कि हाँ ये चीज सही थी और बिल्कुल सही थी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे थे कि हम लोग अगर चल रहे हैं तो हमारे साथ सूर्य भी गति कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता था। अब हम बात करते हैं यहां से, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया टॉलमी के बारे में। अब इसके बाद हम करेंगे कोपरनिकस की। यहां हम बात करेंगे कोपरनिकस जी की बात करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज, ये चीज याद रखिएगा, वो चीज हमें रिपीट करनी है कि हम कहां क्या पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में ये चीज जरूर याद रखिएगा कि ये किस देश के हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि देश जरूर याद रखिएगा कि किस देश के कौन से खगोल शास्त्री आपके साइंटिस्ट हैं। तो यहां अगर ये हम बात करेंगे तो ये आपके पोलैंड के थे, पोलैंड के थे। और इन्होंने ईस्वी में, मैंने आपको बताया ना कि जो टॉलमी ने अपनी संकल्पना दी थी, ये दी थी 140वें वर्ष में, और इन्होंने जो दी थी आपके 1543, लगभग 1400 वर्षों के बाद, लगभग 1400 वर्षों के बाद इन्होंने ये बताया था कि जो आपका सूर्य है, ये सूर्य जो है ये आपके ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। मतलब सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, जहां हम सभी लोग या संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब सूर्य स्थिर है और इसके चारों ओर सभी लोग घूम रहे हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ऐसे बात करते हैं, तो जो ये आपकी थी, ये पृथ्वी है, ये टॉलमी की बात है, और ये है आपका ब्रह्मांड। और जबकि कोपरनिकस की अगर हम बात करें तो देखिए कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ये है आपका सूर्य, और ये पूरा हिस्सा जो है ये है आपका इन्होंने ये बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और ब्रह्मांड इसकी परिक्रमा कर रहा है। अब अगर बात करें इसी घटना को, तो इस घटना को अगर कहा गया था तो इसी घटना को हेलियोसेंट्री, मतलब ये H है, इस घटना को हेलियोसेंट्री कहा गया था। जबकि जो इन्होंने घटना बताई थी, इस घटना को कहा गया था आपका जियोसेंट्री। ये याद रखिएगा। देखिए यहां तक तो चीजें आपकी जो बेसिक थी वो मैंने आपको बताई कि कैसे टॉलमी ने अपने बारे में बताया था कि जो टॉलमी का मत था कि टॉलमी कैसा सोच रहे थे। तो जो उन्होंने अपनी बात बताई थी और उस घटना को क्या कहा गया था, उसे जियोसेंट्री कहा गया था। जबकि वास्तविकता में इनके लगभग 1400 वर्षों के बाद, अगर हम 1400 वर्षों के बाद बात करते हैं, तो जो आपके पोलैंड के खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस, अब अगर इनकी बात करें, कहीं कहीं अगर इनका नाम है तो कहीं कहीं इनका पूरा नाम लिख के आता है, वो है इनका निकोलस कोपरनिकस।
देखिए एक चीज मिस मत करिएगा, क्या कि देखिए जो आपको याद होगा कि क्योंकि जिन लोगों की क्रिकेट में दिलचस्पी है वो लोग अक्सर याद रखेंगे कि आपकी विंडीज टीम के जो प्लेयर हैं निकोलस पूरन, अभी कप्तान भी बनाए गए हैं कुछ समय के लिए, तो उनका नाम निकोलस पूरन है। जबकि जो आपके खगोल शास्त्री हैं आपके, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कुछ अपनी जानकारी, अपनी राय दी थी 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी जरूर याद रखिएगा, तो उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ज्यादातर जगह आपका जब पूरा नाम आएगा तो वो ये आएगा निकोलस कॉपरनिकस। तो निकोलस पूरन और निकोलस कॉपरनिकस को मिक्स मत करिएगा, क्योंकि जब क्रिकेट वाले लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि ना जब उनको दो नाम एक साथ याद आते हैं तो चीजें जो करंट में चल रही होती हैं वो चीजें हमारे माइंड में पहले आ जाती हैं कि हाँ यार निकोलस कॉपरनिकस नहीं, निकोलस पूरन था यार, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज मत करिएगा, हौच पौच हो जाएगा वरना। अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो जब आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद देखिए आपको जियोसेंट्री और हेलियोसेंट्री की घटना बताई गई, लेकिन यहां से ये चीजें ऐसे चलती रहीं। अब इसके बाद जो आपका आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मांड की दृष्टि से, जहां से पूरी तरीके से जिस घटना ने ब्रह्मांड को बदल के रख दिया, मतलब पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हो गए कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है और इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। कैसे हुई है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की। अगर हम बात करें तो आपको टॉलमी और कॉपरनिकस की दोनों की जो उन्होंने अपना मत दिया था, जो दोनों बातें बताई थी उसके बारे में मैंने आपको बताई। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेमेंटन का बिग बैंग का सिद्धांत। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत चीजें बताई थी। अब इसी को कहीं कहीं आपका लिख के आता है बिग बैंग, थ्योरी, ये लेमेंटन के बारे में थी। और लेमेंटन ने जो बात बताई अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से वही बात बताई है, मतलब ये बात 100% सही थी और इसी को सब लोगों ने समर्थन किया। जितने भी खगोल शास्त्री थे उन्होंने लेमेंटन की इस बात का बिल्कुल समर्थन किया कि जो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में जो विरल गैसों जो है, ब्रह्मांड में जो गैसें मौजूद है वो विरल माध्यम में मौजूद है, और जब इनके बीच में जो है संकुचन होता है, देखिए ये मैं अभी रफली आपको समझा रहा हूं, फिर मैं पूरी फिगर के द्वारा आपको ड्रा करके बताऊंगा कैसा कैसा चीजें होती हैं। तो यहां से अगर हम बात करें, यहां देखिए सबसे पहले गैसें थी विरल माध्यम में आपकी चलती हैं, और ये जब इनके बीच में, अब इसका उदाहरण देखिए दैनिक जीवन से रिलेटेड करके मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे चीजें होती हैं, अब जैसे मान के चलिए यहाँ विरल माध्यम में थी गैसें, आपकी जो गैसें थी विभिन्न प्रकार की गैसें, ये विरल माध्यम में थी, मतलब थोड़ा दूर दूर मौजूद थे। लेकिन जब इनमें थोड़ा सा यहाँ पे जब ये चीजें पास आई, मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए एक ही आपकी क्लास है, इस क्लास में आपको बताया गया कि 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में 5 लोग यहाँ बैठे हैं, 5 लोग यहाँ बैठे हैं। मतलब जब ये लोग दूर दूर बैठे हैं तो हमें गर्मी कम लग रही होगी ना, मतलब आराम से सभी लोग बैठे होंगे। अब इनसे बोला गया कि इसी क्लास में एक बेंच पड़ी है और एक बेंच पे 10 लोग बैठे हैं। अब एक बेंच में यहाँ हो गया 10 लोग बैठे, जबकि बीच में ये गैलरी खाली है, देखिए ठीक, ये गैलरी खाली है, इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं। अब यहाँ अगर बात करें, उनसे बोला गया कि क्लास में अब एक बेंच है, एक बेंच हटा दी गई है और इस बेंच को मान लीजिए ऐसे डाल दिया गया है। अब इसमें सभी लोगों को बैठना है, तो जहां पे 5 लोग बैठे थे अब उसी जगह पे 10 लोग बैठे, तो जब 10 लोग बैठेंगे तो थोड़ा पास पास नहीं बैठना पड़ेगा, मतलब हम लोग जब पास होकर के बैठेंगे तो बनी सी बात है थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। क्यों? अगर हम अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं कि जब हम कहीं भी किसी भी भीड़ भाड़ क्षेत्र में जाते हैं, जैसे हम अकेले कहीं चल रहे होते हैं तो हमें गर्मी कम महसूस होती है, लेकिन जब हम कहीं ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में या मार्केट जाते हैं तो वहां गर्मी का एहसास ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब एक क्षेत्र निर्धारित होता है और इसमें जब भीड़ ज्यादा होती है और लोगों के बीच में, क्योंकि बॉडी से भी हमारी टेम्परेचर गर्मी निकलती है, इसके अलावा हम जो CO2 छोड़ते हैं,
इसकी वजह से भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ता है। तो वही फर्क यहाँ भी था कि जब ये चीजें हुई और जब ये विरल माध्यम में आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जब गर्मी ज्यादा मौजूद हुई तो यहाँ पे आग के गोले के रूप में चीजें आगे बढ़ रही थी और यहाँ पे एक निहारिका की घटना हो रही थी। ये चीजें हो रही थी निहारिका की घटना के रूप में। इसी तरीके से चीजें जब आगे बढ़ रही थी, लास्ट में जब ये तारा टूटा आपका, तो यहां से आपका एक जो बड़े, यहां पे देखिए छोटे तारे के रूप में टूटता है और यहां बड़े तारे के रूप में, तो ये चीजें होंगी। अभी देखिए ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया और ये सबसे अंतिम पोजीशन बताई। इसके बीच की पूरी थ्योरी जो है, जो भी है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से और पूरा लास्ट तक की पूरी एक फिगर ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगा। ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि कैसे लोग होंगे, अगर वो चीजें पास पास होंगी, जब दूर दूर होंगी तो कैसे होंगी, जब पास पास होंगी तो वो चीजें कैसे होंगी। तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की, लेमेंटन की। दिख रहा है ना सभी लोगों को? देखिए यहां बात करते हैं लेमेंटन के बिग बैंग सिद्धांत की। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं। ब्रह्मांड के बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लेमेंटन का बिग बैंग सिद्धांत है यही अभी तक का है। ये हैं सारे, ये आपका गैसों का, और ये क्या है आपकी विरल गैसें। सभी को दिख रहा है ना? जब विरल गैसों की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से जब चीजें क्लियर होती हैं और यहां से जब चीजें क्लियर होंगी तो वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे लिए दिखना बहुत जरूरी होता है कि हम जो वास्तविकता में चीजें करते हैं वो चीजें हमारी कैसे होती हैं। तो यहां से आप अगर हम बात करें तो देखिए यहां से मैंने आपको बताया था कि जब ये विरल गैसों का जो मिश्रण होता था, विभिन्न प्रकार की गैसें थी, ये विरल गैसों के रूप में यहाँ पे मौजूद थे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा दूर थी। और यहाँ पे जब ग्रेविटेशन की घटना हुई, यहाँ ग्रेविटेशन की घटना हुई तो ये संकुचित होकर के थोड़ा सा पास में आ गई। जब ये थोड़ा सा पास में आ गई, मतलब यहां देखिए दूर दूर है और यहां पे पास पास में आ गई। ज्योग्राफी सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप सरल भाषा का प्रयोग करिए। ठीक, ये देखिए आपके जैसे यहां दूर दूर थी, यहां ग्रेविटेशन के कारण ये सभी संकुचित होकर के एक पास माध्यम में मौजूद हो गई। मतलब ये सभी गैसें जो थी आपकी, ये बहुत पास पास आ गई। जैसे विरल गैसें जब यहाँ पे थी तो गैसों का जो मिश्रण था ये बहुत दूर दूर फैला हुआ था, लेकिन जब ग्रेविटेशन की घटना हुई तो ये सभी पास में आ गई। और जब पास में आ गई तो गैस के गोले के रूप में, देखिए यहाँ पे था, इस घटना को जब ये सभी पास आ गए तो इसे निहारिका कहा गया। ये घटना आपकी निहारिका थी। अब यहां पे देखिए जब पास पास चीजें आ गई, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दे करके बताया था कि जब चीजें दूर दूर, जब कोई दूर दूर बैठा होगा तो बहुत कम गर्मी लगेगी,
जब ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लगेगी, और अगर यही लोग ऐसे बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो जब यही चीज यहां पर भी हुई और यहां पे जब गर्मी बढ़ी, मतलब यहां से जब गर्मी बढ़ी और यहां से गोले के रूप में, यहां से यहां से देखिए, इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ना। देखिए एरो में बनाता जा रहा हूं, मतलब ये चीजें ऐसे हैं कि जो कंटिन्यू जो चीज कैसे फ्लो में चल रही है तो वो चीज थी। और यहां से जब देखिए यहां से गैसों के रूप में, जब ये गैसों के रूप में गोले के रूप में आगे बढ़ रही थी, तो यहां पे अब अगर हम इसको देखिए, यहां से जब चीजें आएंगे तो सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आपको दूंगा। जब गोले के रूप में आगे बढ़ रही थी और विस्फोट की जो घटना हुई उससे तारे का निर्माण हुआ, तारा बोल सकते हैं या फिर आपका तारे। अब यहां से एक बात आई कि तारे क्या होते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ सबसे पहले कि तारे क्या होते हैं। तो तारे अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, देखिए यहां से चीजें बढ़ी और यहां से कैसे आई, तो अगर हम तारे की बात करते हैं कि तारे क्या होते हैं, तो तारे वे होते हैं जिनकी मतलब अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, मतलब अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, वे सभी तारे कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपका सूर्य है। अच्छा एक बात बताइएगा सभी लोग कि अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा क्या है। चंद्रमा भी तो एक तारा है या नहीं है। देखिए ये फॉर्मेट लिखा है, अब इन दोनों में कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया जैसे सूर्य है, सूर्य एक तारा बिल्कुल सही है, लेकिन चंद्रमा तारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना स्वयं की, मतलब अपनी स्वयं की ना ही लाइट है और ना ही ऊष्मा है, जबकि सूर्य के पास बहुत ज्यादा हीट है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई हमसे सूर्य की एज पूछता है, सूर्य की आयु, तो ये आपकी 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष इसलिए क्योंकि इसकी जो टोटल आयु की बात अगर हम करते हैं तो 5 बिलियन है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, जैसा कि आप सभी लोग भी पढ़ेंगे और मैंने भी जो कुछ पढ़ा है अपने गुरुओं से, उनका मानना यह है कि सूर्य 5 अरब वर्ष की जिंदगी जी चुका है और 5 अरब वर्ष की ही जिंदगी अभी सूर्य की बची हुई है। तो ये चीज है। अब देखिए यहां से बात करते हैं तारे, और तारे या तारा आपका जो है, अब क्या बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया तारे क्या होते हैं, तो तारे वे होते हैं जिनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है, मतलब अपनी स्वयं की ऊष्मा और स्वयं का प्रकाश होता है, वो सभी तारे कहलाते हैं। और सूर्य एक तारा है जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां से, अब जब देखिए यहां से तो ये गैसों के गोले के रूप में आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा हीट ज्यादा थी इनमें। अब जब यहां तारे के रूप में आ गए, तो तारे की अगर अवस्था पूछा जाए हमसे, तो सबसे पहले तारे की अवस्था की बात करते हैं। तो जो तारे की अवस्था थी वो प्लाज्मा अवस्था में। अब यहां से क्वेश्चन आया कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, मतलब ठोस, द्रव, गैस। अभी तक तो जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं उसमें 3 ही फॉर्मेट पढ़ते हैं कि ठोस होता है या द्रव होता है या फिर गैस होता है, मतलब 3 के अलावा ये चौथी अवस्था कौन सी हो गई। तो अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ये जो तारे प्लाज्मा अवस्था में होते हैं तो ये प्लाज्मा क्या होता है, तो अगर आप अपने दैनिक जीवन का एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आप सभी के घर में कोई ना कोई पेन किलर ट्यूब जरूर अवेलेबल होगा, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आपने मार्केट में भी देखा होगा। और सबसे बड़ा अगर एग्जांपल लेते हैं आज के करंट में, तो सभी लोगों ने वोलिनी का नाम सुना होगा। वोलिनी का नाम सुना होगा। जब आप अपने पेन किलर ट्यूब को देखते हैं तो उसमें से जो जेल निकलता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा तुरंत बोल देते हैं कि नहीं वीडियो में उन्होंने उसका नाम लिया था, हो सकता है कि वो उस कंपनी को स्पॉन्सर कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज मन में कभी मत लाइएगा। मैं एक आपके दैनिक जीवन के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ और सरल एग्जाम्पल देता हूँ जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है।
देखिए ये बात हुई प्लाज्मा अवस्था की। या फिर अगर हम बात करें पेन किलर की, अगर हम बात करते हैं कोई भी पेन किलर ट्यूब ले लेते हैं तो वो आपकी प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर वो चीज आपके घर में अवेलेबल नहीं है, बट टूथपेस्ट सभी के घर में अवेलेबल होगा, लगभग सभी के घर में टूथपेस्ट, आज के दौर में सभी के घर में टूथपेस्ट है। तो अगर टूथपेस्ट को भी आप देखें, अगर आप पेन किलर नहीं देख सकते हैं तो आप टूथपेस्ट को भी देखिए तो वो भी आपका प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, तो वो आपकी होती है प्लाज्मा अवस्था या तो टूथपेस्ट आपका एक रूप है और या फिर आपका पेन किलर ट्यूब, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां से अगर हम बात करें, ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। और सूर्य में जो तारे होते हैं, तारे क्यों होते हैं, मतलब सूर्य जो तारा है इनका अपना प्रकाश क्यों होता है। देखिए यहां से अगर हम बात करें तो यहां जो है आपका देखिए दो चीज मैं लिख रहा हूं, याद रखिएगा। देखिए सूर्य में जो होता है वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रूप में पाई जाती है, लेकिन यहां एक घटना होती है आपकी, दिख रहा है ना सभी लोगों को, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता जरूर देना कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये चीज देखिए यहाँ पे नाभिकीय संलयन की एक घटना होती है। अब क्यों मैंने ये चीजें अलग अलग लिखी है, देखिए अलग अलग लिखने के दो रीजन थे। अगर अलग अलग लिखने की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो तारे की अवस्था थी, यहाँ हाइड्रोजन जो है जब नाभिकीय संलयन की घटना होती है तो वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण चमकने की चीज जो है बढ़ जाती है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो देखिए हमें जो है बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर यहाँ बात करें कि जब गैसों में गोले के रूप में आगे बढ़ती है और जब तारे की अवस्था में परिवर्तित होती है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे नाभिकीय संलयन की घटना होती है। नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, क्योंकि विखंडन में चीजें टूटती हैं एक से दो भागों में या 2 से 3 भागों में, ये अलग की चीज है कितने भागों में टूट रही है। लेकिन विखंडन मतलब विखंडित, विखंडन का मतलब होता है टूटना। अगर कोई चीज विखंडन अगर कहीं आ रहा है आपका कि विखंडन क्या है, तो विखंडन का अर्थ होता है सीधा ब्रेक, चाहे वो 2 में हो चाहे 4 में हो, बट टूट रहा है। विखंडन का अर्थ ही होता है आपका टूटना, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां सभी लोग याद रखिएगा, ये नाभिकीय संलयन की घटना होती है, ना कि नाभिकीय विखंडन की। अब अगर हम यहां से बात करते हैं, देखिए यहां पे जब ये घटनाएं हो जाती है, यहां के बाद आपकी यहां पे जब आगे बढ़ते हैं तो यहां लगभग 90% एनर्जी लॉस होती है। क्योंकि जब यहां से देखेंगे, अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि जो बिग बैंग के अनुसार जिन्होंने बताया था कि मतलब यहाँ पे जब है यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन जब तारे के रूप में आती है तो मतलब यहाँ 100% से ज्यादा नहीं बचती, क्योंकि एक लिमिट होती है। देखिए एक आदमी की क्षमता जैसे है वो 100 किलोग्राम उठाने की भी है, और एक आदमी की क्षमता जो है वो आपकी 200 किलोग्राम उठाने की भी है। तो ये अपनी क्षमता से अधिक हो गया ना, तो वो चीज यहाँ थी अपनी क्षमता से अधिक, बट यहाँ तक जब आई तो ये अपनी क्षमता पे आ गया। तो यहां से जब आगे बढ़े हम लोग, तो जब 90% हमारी एनर्जी लॉस हुई और यहां पे जब तारे के रूप में निर्माण हुआ, तो यहां पे आपका जो है वो लाल तारे के रूप में। और एक चीज याद रखिएगा, लाल तारे के रूप में कब हमें मिलता है, जब 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, और लाल तारे को ही आप वामन तारा कहते हैं, और इसे ही रक्त वामन तारा। देखिए ये याद रखिएगा, मतलब ये 3 नाम है इसके, एक आपका 2 और ये 3। इसे रक्त वामन तारा भी कहा जाता है, लाल तारा भी कहा जाता है और वामन तारा भी कहा जाता है। क्यों, ये किस अवस्था में होता है, जब बात करें जब ये 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, तब ये हमें प्राप्त होता है लाल तारा या लाल वामन तारा या रक्त वामन तारा। लेकिन अब यहां से जब घटनाएं होती है तो यहां से देखिए 2 चीजें होती हैं, यहां से एक रूप आपका ये होगा और एक रूप आपका ये होगा। क्यों, देखिए 2 मैंने एक आपके ऊपर क्रॉस किया, एक नीचे किया। एक तो आपकी सबसे बड़ी बात है ऊपर लिखने की वजह यह थी कि सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे, और ऊपर की वजह यह है कि यहाँ पे 2 चीजें लिखनी है तो चीजें अलग अलग लिखे, नहीं तो हौच पौच होगा। बट कुछ ऐसे भी वास्तविकता में भी ऊपर और नीचे लिखने का रीजन है। अभी मैं वो जब आपको पूरी जो ये थ्योरी समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा था। अब देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां जो आपका है
जब यहां से इसकी एनर्जी, देखिए यहां पे इसकी एनर्जी 90% लॉस हो गई, बट यहां से जब 95% की बात करेंगे, जब इसकी 95% एनर्जी लॉस होगी तो ये आपका श्वेत तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, जो श्वेत तारा होता है आपका, ठीक है, ये आकार में छोटे होते हैं। देखिए यहां जब सूर्य की बात करें तो सूर्य कितना विशाल का है, इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग उससे भलीभांति परिचित हैं। देखिए जो श्वेत तारे होते हैं इनका जो रूप होता है ये छोटे आकार में होते हैं, मतलब आकार में जो है ये छोटे होते हैं। और यहां से अगर हम बात करें, यहां से सबसे अंतिम अवस्था मतलब 100%, जब पूरी तरीके से इसकी एनर्जी लॉस हो जाए, तो ये जब ये 100% एनर्जी लॉस हो जाती है तब ये आपका काला तारा, और काले तारे को ही आपका जीवाश्म तारा कहते हैं। देखिए अब मैं बताऊंगा यहां क्यों लिखा। देखिए अब एक घटना यहां हुई और एक घटना यहां होगी, कैसे होगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये देखिए ये जैसे स्टार है आपका, ये है और ये आपके स्टार हैं। आसान भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये स्टार जो है, जैसे ये स्टार कौन से हैं, श्वेत तारे जो हमें दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कभी आप देखते होंगे कि कभी वो हमें अत्यधिक प्रकाश के कारण और कभी कम प्रकाश के कारण, मतलब टिमटिमाते हुए दिखते हैं कि कभी ज्यादा चमकते हैं और कभी कम चमकते हैं। लेकिन अगर यहां बात करें तो जो जीवाश्म तारा आपका होता है इसमें रोशनी नहीं होती है, ये रोशनी विहीन होता है। जबकि यहां पे जो इसकी रोशनी होती है, यहां पे ये हल्की रोशनी के साथ में होते हैं, आकार में छोटे और हल्की रोशनी, मतलब ये अंतिम अवस्था है, यहां तक ये आपको प्रकाश मिलता है। मतलब जो टिमटिमाते तारे हैं वो यहां तक मिलते हैं, इसके बाद नहीं मिलते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके बाद बात करें तो देखिए यहां से जब ये टूटता है, लाल तारा जो है आपका, जब ये टूटता है तो ये देखिए ये बड़ा बनाने का रीजन इसलिए है, बड़ा तारा रीजन इसलिए है क्योंकि जब चीजें कंफर्म नहीं होती हैं, जब देखिए इसका आकार बड़ा बनाने का रीजन ये था कि आपके देखिए कि बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि इसका नाम ही बड़ा तारा है और इसके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, तो इसलिए वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों घटनाएं कैसे होती हैं और इन घटनाओं के बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि इसका भी बहुत असर है। क्योंकि ये जब यहाँ पे एक घटना होती है और उस घटना के बाद ये 3 से 4 पार्ट में टूटता है, लेकिन ये नहीं है कि 4 पार्ट में अलग अलग टूटता है। जब भी ये टूटेगा मतलब उन चारों में से किसी एक रूप में टूटेगा, चाहे वो आपका न्यूट्रॉन में टूट जाए, चाहे वो पल्सर में टूटे, चाहे क्वेसर में टूटे, और या फिर सबसे अंतिम अवस्था में जब आपका ब्लैक होल में टूटे। तो ये चीज मैटर नहीं करती है, मतलब चारों अवस्थाओं में नहीं टूटेगा। 4 अवस्थाएं होती हैं इसके टूटने की, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में किसी एक अवस्था में टूटेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास के साथ साथ गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अगर हम बात करें बड़े तारे की, अब देखिए बड़े तारे को ही अगर हम बात करें, अभिनव तारा कहते हैं। अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट, अब यहां से अगर देखिए मैं इसके साथ यहां भी लिख सकता हूं और अलग भी लिखूंगा। दो चीजें लिख रहा हूं, देखिए अब बड़ा तारा को ही अभिनव तारा कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए जो बड़ा तारा है और इसका दूसरा नाम अभिनव तारा है, लेकिन अभिनव तारा देखिए विस्फोटक तारा भी मैंने नीचे लिखा। क्यों? जब अभिनव तारे में विस्फोटक की घटना होती है, यहां पे एक विस्फोटक की घटना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम, दिख रहा है ना सभी लोगों को यहां, सुपरनोवा। ये घटना सुपरनोवा कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी जो है सुपरनोवा की घटना क्या होती है, तो अभिनव तारा में जब विस्फोट की घटना होती है तो उसे हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आसान भाषा में समझिए कि एक अभिनव तारा है और अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है तो उसे हम सुपरनोवा की घटना कहते हैं। अब देखिए जब यहाँ पे ये घटना हुई तो यहां से ये 4 भागों में टूटता है। 4 भागों में कैसे टूटता है?
अब सबसे पहले अगर हम बात करें 4 भागों में, यहां 4 जब सुपरनोवा की घटना हो गई तो ये 4 भागों में टूट गया। अब सबसे पहला जो इसका भाग था वो आपका था न्यूट्रॉन, दूसरा भाग था आपका पल्सर, तीसरा भाग था आपका क्वेसर, और जो सबसे अंतिम अवस्था है वो है आपका ब्लैक होल। देखिए मैंने चारों रूप इसके लिखे हैं कि 4 अवस्थाओं में जब ये टूटता है, देखिए ये 4 भाग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन एक अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर हम बात करें पल्सर, पल्सर तो हर आदमी परिचित है, आप लोग भी परिचित होंगे कि जो पल्सर हमारी बाइक है, अगर हम बाइक की बात करें तो पल्सर की भी एक ठीक ठाक स्पीड है और अच्छी बाइकों में उसकी गिनती की जाती है। क्यों? क्योंकि पल्सर और क्वेसर, पल्सर और क्वेसर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, और पल्सर एग्जांपल इसलिए मैंने दिया क्योंकि वो उससे सभी लोग परिचित होते हैं। तो जो आपके ये पल्सर और क्वेसर हैं, ये सबसे अधिक गतिशाली होते हैं। इन 4 भागों में जब ये टूटता है तो इन 4 भागों में जो भी रूप होगा, अगर वो पल्सर के रूप में आया या क्वेसर के रूप में आया, तो ये सबसे अधिक, मतलब इनमें घूर्णन सबसे ज्यादा होता है और बहुत तीव्र गति से होता है। तो ये चीज बहुत अधिक जो है तीव्रता से होती है। अत्यधिक गतिशील, ये अत्यधिक गतिशील होते हैं, ठीक है। अब जबकि बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन भी जैसे ये तारा हल्की रोशनी के साथ चमकता है, यहां पे ये अंतिम अवस्था है, तो ये भी आपका चमकीला होता है। ये न्यूट्रॉन भी आपका चमकीला होता है, जबकि ब्लैक होल में कोई प्रकाश नहीं होता है, मतलब ये पूरी तरीके से बेकार होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई इसके वेट की बात कर दे, देखिए अगर यहां से अभिनव तारा में विस्फोटक की जब घटना हुई सुपरनोवा के, तो सुपरनोवा की घटना के बाद अगर ब्लैक होल के रूप में बना, तो सोच लीजिए ब्लैक होल जहां गिरेगा पूरी तरीके से विनाश कर देगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ये विनाशकारी होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल अपने में लगभग 15 से 16 गुना, अपने से 15 से 16 गुना हाथियों का वजन होता है इसमें। मतलब जब हम एक हाथी को हिला नहीं सकते, तो सोचिए जहां पे 15 से 16 गुना हाथियों का भार होगा, तो उसे कितने लोग मिल करके भी नहीं हिला सकते हैं। तो जहां पे भी ये अगर गिरता है या कुछ भी घटना होती है, तो वहां के दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। तो ये चीज आपकी है, आपकी क्लास से रिलेटेड। देखिए ये आपके बिग बैंग थ्योरी है, जिसे लेमेंटन ने दिया था। ये लेमेंटन का बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये देखिए ये सबसे अंतिम अवस्था, ये लास्ट स्टेज, ये आपकी लास्ट स्टेज है। यहां के बाद अगर हम बात करें, और आज भी अगर कोई आपसे पूछता है कि ब्रह्मांड की अगर बात करते हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रीजन जो लोग बताते हैं वो यही देते हैं कि सबसे पहले जो आपकी है विरल गैसों के माध्यम में चीजें मौजूद थी, फिर उसके बाद निहारिका की घटना हुई, और निहारिका के बाद जब गैसों की घटना हुई, तो गैसों की घटना के बाद जो भी पूरी घटना होती है, और यहां से गोले के रूप में जब चीजें चलती हैं, तो यहां पे तारे का निर्माण होता है। तारे का निर्माण क्यों होता है? तारे क्या होते हैं? तो तारे वे होते हैं जिनकी अपनी लाइट और अपनी हीट होती है, मतलब जिसमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, वो सभी तारे कहलाते हैं। और तारे में ही किस अवस्था में तारा होता है? तो ये आपका है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था याद रखिएगा। प्लाज्मा अवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल या तो आप पेन किलर ट्यूब बता सकते हैं, या फिर आप टूथपेस्ट बता सकते हैं। दैनिक जीवन से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल जो है वो आपका या तो टूथपेस्ट या फिर आपका टूथपेस्ट या फिर आपका पेन किलर। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक घटना होती है जो रोशनी की बात होती है, चमकीला, तो यहाँ पे एक नाभिकीय संलयन की घटना होती है। नाभिकीय संलयन की जो घटना होती है उसमें हाइड्रोजन आपका हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर यहां से हम बात करें, देखिए यहां से जब ये तारा टूटता है तो लाल तारा और वामन तारा के रूप में टूटता है। तो जब लाल तारा और वामन तारा की घटना होती है, तो वहां से आपकी देखिए यहां 90% एनर्जी लॉस हुई, और इसके बाद जब चीजें और एनर्जी इसकी लॉस होती गई, तो लॉस होने के बाद 95% फिर 100% आई। और जो सबसे लास्ट पोजीशन इसकी आई थी, वो आई थी आपकी जीवाश्म तारा के रूप में, काला तारा जिसे बोलते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं होता है, मतलब जो सबसे लास्ट स्टेज, अगर आपसे कोई लाइट की लास्ट स्टेज पूछे कि जो तारे की लास्ट स्टेज है जिसमें हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं या लाइट दिखती है, तो वो आपकी अगर पूछे तो वो श्वेत तारे होते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं, वो ये होती हैं।
अब यहां से बात करें, देखिए लाल तारा और लाल रक्त तारा या रक्त बामन तारा की जब घटना होती है तो वहां पे जब दो रूपों में टूटता है तो एक बड़े तारे के रूप में टूटता है और एक श्वेत तारा। श्वेत तारा आकार में छोटे होते हैं, जबकि बड़ा तारा जो होता है वो आपका अभिनव तारा के रूप में होता है। और अभिनव तारा में जो विस्फोट की घटना होती है उसे ही हम सुपरनोवा की घटना कहते हैं। और जब सुपरनोवा की घटना होती है वहां से टूटने के बाद, देखिए टूटना और विखंडन, मतलब अभी जब मैं यहां बताया था मैंने आपको नाभिकीय संलयन और विखंडन का बताया था कि अर्थ होता है टूटना, तो वो चीज ये होती है, ये चीजें वहां से जब चार रूपों में टूटता है, मतलब ये देखिए चार रूपों में टूटता है। लेकिन एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, ये मत कहीं कह दीजिएगा कि सर ने ये बताया था कि चार भागों में टूट करके ये इतना ये होता है, इतना ये होता है, ऐसा नहीं है। मतलब इन चार भागों के रूप में किसी एक रूप में टूटेगा, मतलब या तो वो न्यूट्रॉन के रूप में हो सकता है, या पल्सर में हो सकता है, या क्वेसर में, या फिर ब्लैक होल में। मतलब जब यहां से सुपरनोवा की घटना के बाद इनमें किसी एक रूप में आपको प्राप्त होगा। और यहां से हमारी ये सबसे लास्ट स्टेज होती है और यही हमारी जो लैमिंगटन का बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है। अब देखिए ये आज आपकी जो मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है उसमें सबसे पहले मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है आपकी आकाशगंगा। तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ केवल आपकी ऐसे कॉमन बातें बता रहा हूं। देखिए आकाशगंगा की अगर हम बात करें तो आकाशगंगा ये आपकी दुग्ध मेखला या मिल्की वे आकाशगंगा को ही कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहीं से, यहां से जब आगे बढ़ेंगे आकाशगंगा की, तो अगर आकाशगंगा की हम बात करते हैं, आकाशगंगा की बात करें तो इसी के बाद हम पढ़ेंगे अपना कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, तो जब आकाशगंगा की बात करते हैं और परिक्रमा की बात करते हैं लगभग 25 करोड़ वर्ष की बात होती है, तो उसे हम कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपकी जब नेक्स्ट क्लास में लूंगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आकाशगंगा में कौन कौन सी घटना होती है और यहाँ पे सूर्य की जो घटना होती है, सूर्य में किस प्रकार की घटना होती है, आंतरिक एवं बाह्य संरचना उसकी कैसी होती है, इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जानकारी दूंगा। और देखिए आज से ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है। आप लोगों को अगर लगता है जब भी आप ये वीडियो देखें, अगर आपको लगता है कि मैं दैनिक जीवन से रिलेटेड मतलब आपको जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं या जो भी मैंने स्टार्ट किया है वो आपके लिए यूजफुल है, आसान भाषा में अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ें समझ सकते हैं, तो इसे अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि जब चीज़ें शेयर होंगी आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब परफॉर्मेंस दिखती है, और बहुत लोगों का ये विचार होता है कि अगर आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। अगर आप मन किसी भी चीज़ में अपना मन लगा करके ये चीज़ अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ और मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने प्रिपरेशन की और आपको यहीं पे सफलता मिल गई, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल गई, तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पूछिएगा दुनिया के जो सबसे ज्यादा आज के दौर में दुनिया के सबसे ज्यादा धनी और सबसे सफल लोग हैं, वो कम से कम अपने जीवन में 2 से 3 बार असफल जरूर हुए। चाहे वो आपके कोई साइंटिस्ट की बात कर लीजिए, अगर साइंटिस्ट की बात करते हैं, देखिए मैं बहुत ज्यादा लोगों की बात नहीं करता हूं, लेकिन जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल कलाम जी को आपको याद होगा कि जब वो अपनी जो है उन्हें डिफेंस बहुत पसंद थी और डिफेंस के लिए भी गए थे, लेकिन वो किसी रीजन से वहाँ नहीं हो पाए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर भी बांटे थे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन जब उनकी बात करते तो देखिए वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे और भारत रत्न जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी मिला, और उन्हें ही दुनिया मिसाइल मैन के रूप से जानती है। अगर हम मिसाइल की बात करते हैं तो भारत को जो मिसाइल के नाम से पहचान दिलाने वाली बात है तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से ही जाना जाता है। क्योंकि जब पृथ्वी मिसाइल का उन्होंने प्रक्षेपण किया था और उसके सबसे अगुवाकारी वो थे। और इसरो के बारे में तो उनकी जितनी भी मैं चर्चा करूं वो कम है, क्योंकि भारत में जो उनका योगदान है उसे शायद ही कोई भुला सके, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो भारत के इतिहास में उन्होंने कर दिया वो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है।
तो ये चीजें कभी कभी होती हैं, लेकिन हाँ इनका एग्जाम्पल देने का रीजन सिर्फ ये है, ये ऐसा नहीं है कि मेरे आदर्श है मैंने इसलिए इनका एग्जाम्पल दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन में कितनी बार असफल हुए ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। जिन लोगों ने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा कि ये कितनी बार असफल रहे हैं, लेकिन जब सफलता इनके कदमों को चूमना स्टार्ट किए तो लास्ट में ये देखिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति तक की हुए। और इन्होंने इन्हीं के समय में आपको याद होगा पोखरण का परमाणु परीक्षण भी हुआ था। तो ये चीजें होती हैं। तो